अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अवाम की आवाज़ और मैं हूं आपकी मेज़बान फ़राह इकरार। आज टीम अवाम की आवाज़ लाहौर से सफ़र तय करते हुए फैसलाबाद तक पहुंची है। फैसलाबाद जिसको सनती शहर के तौर पर जाना जाता है, जहां पे बहुत सी इंडस्ट्री मौजूद है और ख़ास तौर पे यहां पर कपड़े की प्रोडक्शन होती है। रुई से शुरू होके धागा बनता है, धागे के बाद उसकी डाइंग होती है, उसके बाद उससे फैब्रिक बनता है, चाहे गर्मियों के कपड़े हों या सर्दियों के कपड़े हों। फैसलाबाद में उसकी प्रोडक्शन जारी रहती है, लेकिन पिछले कुछ अरसे में जैसे कोरोना ने दीगर इंडस्ट्रीज़ को मुतासिर किया है, वैसे इस इंडस्ट्री को भी बुरी तरह से मुतासिर किया है। बढ़ती हुई महंगाई के बायस जिसमें गैस की कीमत भी बढ़ी, बिजली की कीमत भी बढ़ी, फिर उसकी सप्लाई में भी कमी आई, ये इंडस्ट्री बुरी तरह से मुतासिर हुई है। इससे ना सिर्फ सनतों के मालिकान बल्कि ताजिर बिरादरी एंड कंज्यूमर और दुकानों वाले भी मुतासिर हुए हैं। इस वक्त हम इसी शहर में मौजूद हैं। यहाँ के सनती लोगों से भी बात करेंगे, यहाँ के दुकानदारों से भी बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस बहरान के पीछे वजूहात क्या हैं। ना सिर्फ लोकल मार्केट बल्कि एक्सपोर्ट में भी ये सनतकार, ये कारोबारी हजरात बहुत सफ़र कर रहे हैं। तो हम शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम और आज आपको इस सनती शहर और इसकी सबसे बड़ी जो प्रोडक्शन यूनिट है उसकी सूरत हाल दिखाते हैं। आज इस वक्त फैसलाबाद से समा फैमिली के मेंबर हमारे साथ मौजूद हैं। आप उनको रिपोर्टिंग करते हुए देखते होंगे फैसलाबाद के मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर। अब्दुल अहद हैं, उनसे हम जानते हैं कि असल मसला कब से शुरू हुआ और अभी कितना संगीन हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो सनती शहर है, इसके हालात बहुत ख़राब हो रहे हैं, सनतकार भी मुतासिर हो रहा है, ताजिर भी एंड कंज्यूमर भी। कब से हालात बिगड़ना शुरू हुए हैं? असल वजह तब से शुरू हुई जब कोविड आया। देखा जा रहा था कि हमारी फैक्ट्रीज़ अचानक से बंद हुई। लोकल मार्केट के अंदर हमारे जितना भी प्रोडक्ट है उसकी शॉर्टेज आना शुरू हो गई। तो उस शॉर्टेज को पूरा करने के लिए फैक्ट्रीज़ को दोबारा से खोला गया और एक गलत प्रिडिक्शन की बेस पर जो है वो प्रीवियस ईयर से तकरीबन डबल जो प्रोडक्ट थी वो तैयार कर ली गई। अच्छा, ये प्रिडिक्शन किसकी तरफ से थी? आप इसको सनतकारों की ही अपनी ही प्रिडिक्शन कह सकते हैं कि लोकल मार्केट्स के अंदर उन्होंने देखा कि इस वक्त कपड़े का बहुत ज़्यादा बहरान आ चुका है। तकरीबन तमाम गोदाम, तमाम दुकानें खाली हो चुकी थी। तो उसी प्रिडिक्शन की बेस पर जो है वो जितने भी यहाँ के लोकल सनतकार थे, पावरलूम मालिकान थे या हम प्रोसेसिंग मालिकान कहें, उन्होंने फौरी तौर पे अपनी फैक्ट्रियाँ चलाकर कपड़े की तैयारी शुरू की, उसको प्रोसेस किया और जल्द से जल्द मार्केट में भिजवाने के लिए जो है उसकी तैयारी में लगे। लेकिन तब तक जो है वो सीज़न गुजर चुका था समर का और विंटर आ चुका था और हुआ कुछ इस तरह से कि हमारा जितना भी समर का कपड़ा था वो वहीं का वहीं स्टक होकर रह गया, क्योंकि आगे विंटर सीज़न आ गया था और फिर तब क्राइसिस स्टार्ट होना शुरू हो गए। एक माफिया भी इन्वॉल्व हुआ उसके अंदर, धागे को रोका गया, उसकी शॉर्टेज की गई, उसकी प्राइस को हम आर्टिफिशियली कह सकते हैं कि उसको बढ़ा दिया गया बहुत ज़्यादा और इतना बढ़ा दिया गया कि जो बैग पहले तकरीबन 15 से 20 हज़ार रुपये में एक यॉन का बैग मिला करता था, उसकी कीमत तकरीबन 60 हज़ार रुपये तक जा पहुंची। जो कपड़ा, जो सूट जिसकी कीमत पहले तकरीबन 500 या 700 रुपये एक आम शहरी के लिए बिल्कुल आसानी से उसको दस्तयाब होती थी, उसकी कीमत बढ़कर तकरीबन 1500 रुपये तक जा पहुंची। इस इतने बड़े गैप ने जो है वो मार्केट को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया। उसकी वजह ये सामने आई कि लोगों के अंदर बाइंग पावर नहीं थी कोविड के बाद, क्योंकि लोगों को यहाँ पर खाने के लाले पड़े हुए थे, तो वो क्यों कर जो है वो कोई इस तरह का कपड़ा खरीदते जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता। तो मार्केट के ऊपर इसका बहुत बुरा इम्पैक्ट आया, मार्केट बिल्कुल डाउन हो गई और साथ के साथ जब ऑब्वियसली जब मार्केट डाउन होगी तो जब आपकी डिमांड ही नहीं होगी तो आपकी फैक्ट्रीज कैसे चल पाएंगी। अब्बास हैदर शेख साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जो रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ की ताजिर बिरादरी को। इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि कब से ये सूरत हाल चल रही है, क्या इनको लगता है कि सूरत हाल बेहतर होगी और गवर्नमेंट की तरफ से ये क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि किस तरह से इनको रिलीफ दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। ऐसे है कि जब गवर्नमेंट आई है इसने पहले तो कोशिश की है कि जो इंडस्ट्री है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात दी जाएँ। जैसे इन्होंने इंडस्ट्री चलाने के लिए जो बिजली का यूनिट था इन्होंने 11 रुपये का इंडस्ट्री के लिए कर दिया था और बाद में आज देखें इन्होंने वही रेट 30 रुपये से ऊपर इंडस्ट्री का बिजली का यूनिट चल रहा है। इसकी वजह से आप देखें बाज़ारों में जो है इस वक्त किसी किस्म का गाहक नहीं है। फैसलाबाद जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हवाले से पहचाना जाता है, क्योंकि ये पाकिस्तान का मैनचेस्टर है और मेरे ख्याल से ये जो चिमनियों से धुआं निकलता है यही फैसलाबाद की खूबसूरती है।
मगर बदकिस्मती से अब देखें कि 2 साल से हमारी इंडस्ट्री जो है वो बिल्कुल तबाही के दहाने पे खड़ी है। और इसके साथ साथ देखें हमारे जो आम दुकानदार हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। बिजली की कीमतों में देखें तकरीबन 50 से 60% तक इजाफ़ा हो चुका है। पेट्रोल की कीमतों में बेतुका इजाफ़ा हो चुका है। गैस की कीमत में इजाफ़ा हो चुका है। इसकी वजह से देखें हमारी इंडस्ट्री जो है बिल्कुल बंद हो चुकी है। साइजिंग इंडस्ट्री वो भी बंद है, लूम इंडस्ट्री वो भी बंद है, और इसके साथ साथ प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वो भी बंद है। अच्छा, गवर्नमेंट की तरफ से तो ऐसा कहा गया था कि बिजली भी आप लोगों को रिलीफ पर मिलेगी, गैस भी मिलेगी, पेट्रोल भी मिलेगी। इस सिलसिले में सिफारिशात भी भेजी गई थी कि आपकी इंडस्ट्री को बेहतर तरीके से चलाया जाए, क्योंकि पहले भी कुछ क्राइसिस में आ गई थी बिजली और गैस की वजह से। तो क्या सूरत हाल उससे बदली नहीं या रिलीफ मिला नहीं? जब देखें ये गवर्नमेंट आई है, आपको पता है कि फैसलाबाद चैम्बर में रज़ाक दाऊद साहब और उनकी टीम आई थी मईशत के हवाले से, तो उन्होंने इंडस्ट्री को रिलीफ भी दिया था। सही। उस वक्त देखें रिलीफ की वजह से इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी ऊपर गई थी, मगर साथ ही इन्होंने 6 माह बाद वो सारे रिलीफ ख़त्म कर दिए। अच्छा। और ज़्यादा से ज़्यादा इन्होंने बिजली को महंगा कर दिया, पेट्रोल को महंगा किया। आप देखें जिसकी वजह से हमारा जो ताजर है उसको पता ही नहीं चल रहा कि एक 100 रुपये मीटर वाली चीज़ है, एक 100 रुपये मीटर वाला कपड़ा है, वो आज 125 रुपये मीटर हमें खुद पड़ रहा है। तो जब ग्राहक को हम 125 रुपये मीटर बताते हैं, वो कहता है वो 100 रुपये मीटर हमें लगाएं, 125 में हम नहीं खरीद सकते। इस वक्त हम मौजूद हैं फैसलाबाद की होलसेल मार्केट में। होलसेल मार्केट का मतलब होता है कि मुख्तलिफ छोटी दुकानों वाले, मार्केट्स वाले यहाँ पर आएँ, यहाँ से कपड़ा ख़रीद के लेके जाएँ, अपनी दुकानों और मार्केट पर बेचें। इस हिसाब से यहाँ पर भी रेल पेल होनी चाहिए, लोगों का रश होना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि दुकानदार हज़रात बैठे हुए हैं और इंतज़ार में है कि कब ग्राहक आएँ और यहाँ से ख़रीदारी करें, लेकिन हमें ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो आ जाए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ऐसी सूरत हाल कब से है। आ जाए। अस्सलाम वालेकुम जी। खैर से हैं आप? हाँ जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। कारोबार कैसे चल रहा है? कोई कारोबार नहीं। अच्छा। और कारोबार तबाह है पहले। आपकी दुकान पे लोग खरीदारी के लिए नहीं आते? नहीं, कोई एक सुन आ गया, ये कोई काम तो नहीं ना। हमारे खर्चे भी हैं, हमारे बच्चे भी घर में हैं। पहले कारोबार कैसे चलता था? तो पहले बहुत अच्छा कारोबार चलता था, बहुत सही काम था पहले बेटा। अच्छा। अभी कुछ भी नहीं है। अभी सुबह के अब आए हुए हैं। अच्छा। तो किसी ने पूछा नहीं हमें आकर कि भाई कहाँ बैठे हो। अच्छा, आपकी कपड़े की दुकान है, आप पहले जो कपड़ा खरीदते थे उससे अब क्या आप महंगा खरीद रहे हैं? बहुत महंगा जी, 200 रुपया सूट का ऊपर पड़ा हुआ है। अच्छा। ग्राहक परेशान होता है। जाहिर है फिर आपने उस पर अपना मुनाफा भी रखना, हमने 10-20 रुपये सूट रखने हैं। सही। तो हम कहाँ से खाएंगे? पहले आप जो सूट खरीदते थे वो कितने में खरीदते थे? ये फर्ज करो, ये जैसे ये लॉन का सूट है, ये सूट है, ठीक है, ये हम पहले खरीदे थे 600 रुपए में, 550 रुपए। सही है। तो अभी 700 रुपए में ग्राहक लेता नहीं है। ठीक है। और अब पहले आप ग्राहक को कितने में देते थे? 700 रुपए में। और अब आप 700 का खुद खरीद रहे हैं? हाँ, हम कहाँ बेचेंगे, किसको जाएंगे हम किधर जाएंगे? ये देखें, ये अब एक सादा सूट है, ये ना प्रिंटेड सूट है, इस पे कोई एम्ब्रॉयडरी या वो नहीं है। ये 2 पीस, ये कह रहे हैं ये पहले 500 का आता था और हम 700 का बेचते थे। अब 700 का हमें आता है तो ज़ाहिर है 900-1000 रुपए का बेचेंगे, लोग नहीं खरीद रहे। ये देखें आपके पास तो काफ़ी सारे कपड़े हैं। ये देखें, ये एम्ब्रॉयडरी ड्रेसेस भी हैं। इसकी क्या कीमत होगी इस ड्रेस की? चाचा जी ये वाला, ये अभी इसके 950 रुपए में है अभी। अच्छा ठीक है। ये पहले थी 750 रुपए में। अच्छा, यानी 200 रुपए हर सूट के ऊपर बढ़ गया है। तो आपने फिर आगे 200 रुपए आगे भी हमने मदद के नहीं, हम तो 10-20 रुपए बचे हुए। अच्छा। और तो ये मतलब ये सबकी कीमत पे इजाफा हो गया? हाँ, इजाफा हो गया। ये देखें जी, ये बस इंतजार कर रहे हैं, ये ड्रेसेस भी इन्होंने रखे हुए हैं कि ग्राहक आए वो खरीदें, लेकिन वो बता रहे हैं कि हर कोई परेशान है क्योंकि हर चीज़ की कीमत बढ़ गई। लें जी, ये भाई हमसे बात करना चाहते हैं, इनकी भी बात सुनते हैं। ज़रा ये दुकान का हाल भी आपको दिखाते हैं। जो कोई देख रहा है कैमरा, वो ये कह रहा है कि हम बात करना चाहते हैं, अपनी सूरत हाल जो है कारोबार की वो बताना चाहते हैं। ये इनकी दुकान लग रही है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप ही की दुकान है जी।
कौन सा कपड़ा यहाँ पर है आपके हमारे पास? में मर्दाना भी है, लेडीज़ भी है। बहरहाल फिलहाल महंगाई की वजह से ना कारोबार बिल्कुल तबाह हुआ पड़ा। अच्छा, इस टाइम कोई कारोबार नहीं है, इतनी ज़्यादा महंगाई है, बिजली महंगी है, गैस महंगी है, मिलती नहीं है। जिस चीज़ की ज़रूरत होती है ना वो मिलती नहीं है। अब गैस के दिन आ गए, गैस बंद है। गैस का बिल इतना बुढ़ान है कि गवर्नमेंट कहती सुबह दोपहर शाम गैस ले लो, वो दवाई वाला साहब कर दिया हमारा। आपके पास जो फैब्रिक है हम देख सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल। आ जाए जी, ये थान वाला कपड़ा है इनके पास जो आप गज और मीटर के हिसाब से मार्केट में लेते हैं। ये क्या कपड़ा है? ये स्टेपल वाला माल है। पर इतना बुढ़ान है, इतना महंगा हो चुका है, गाहक की कुव्वत खरीद ही नहीं है बिल्कुल ही। इसके गज की क्या कीमत है अभी? इसकी 94। पहले क्या थी? पहले ये 60 रुपये 62 रुपये दाम था। यानी पहले एक सूट आ जाता होगा 500 का 400 का सूट था, अभी 700-800 पे चला गया, बिकता नहीं है कोई भी। वो एम्ब्रॉयडर्ड कपड़े भी मुझे नज़र आ रहे हैं, ज़रा वो भी हमें दिखाएं और उनकी कीमत भी बताएं। ये क्या है? ये सर्दियों का स्टॉक है आपके पास? ये मोटा कपड़ा आई थिंक मरीना है या खद्दर का कपड़ा है। ये सूट कितने का है? पिछले साल ये 600 का बेचते रहे हैं, अभी 1200 रुपये रेट है। यानी कि 100% बढ़ गया है। ये जो सूट ये 2 पीस है, ये 3 पीस है। ये कह रहे हैं पहले हम 600 रुपये का बेच रहे थे पिछले साल, अब ये 1200 रुपये का हो गया है। तो आप खुद अंदाज़ा कर लें कि कीमतें कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं और बस ये पैक करके दुकानों में ही सजा रहे हैं, कोई ख़रीदने नहीं आ रहा। कितने अफसोस की बात है। जब मैं दरवाजे से एंटर हो रही थी तो ये भाई कह रहे थे कि मुझे भी बात करनी है, हुकूमत के बारे में बात करनी है। तो इनसे पूछते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। इनके पास ये कपड़ा रखा हुआ है, ये 2 पीस भी है, थान भी है, 3 पीस भी है। तो इनसे हम पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप एक दोस्त को भी बुला रहे थे कि आ जाओ हमें बात करनी है। मैडम आटा महंगा है, चीनी महंगी है, दवाइयाँ महंगी हैं। अभी तो कफन सस्ता है, वो भी नोटिस ले लें तो वो भी काम ख़त्म हो जाए। हर चीज़ की तबाही है। इधर बाज़ार में देखें ना, कोई गुज़रता नहीं है। पहले रश होता था, अभी कोई नहीं गुज़रता। अभी ये है कि शाम को ऐसे ही बैठे हैं, ऐसे ही चले जाना। पहले जब आते थे तो शाम तक कपड़े बेच देते थे। पहले काफ़ी अल्लाह का शुक्र था, अभी तो बिल्कुल तबाही है। अभी तो बिल देख लें, सुई गैस का भी बहरान आ गया है, बिजली के 70-80 यूनिट चलते हैं और बिल आ जाता 3000। अच्छा मुझे ये बताएं, ये जो सूट आपके पास रखा हुआ है, हाँ, ये खदर का है ना? हाँ हाँ ठीक है। इसकी क्या कीमत है आज? अभी ये 500 रुपये का है। अच्छा, पहले कितने का पहले 350 का था, 300 का था। अच्छा ठीक है। और अभी रेट बताते हैं ना, कस्टमर चले जाता है, नहीं लेता। पहले आप एक दिन में कितने सूट बेच देते थे? पहले तकरीबन 100 भी बिक जाते थे, अच्छा। 50 भी बिक जाते थे, 30 भी बिक जाते थे, 150 भी बिक जाता है। और अब? अभी ऐसे पड़ा है ना, तो अब 1-2 दिन बाद आएंगे, ऐसे ही पड़ा रहेगा। कोई खरीदार नहीं आता। खरीदार कोई 10 दिन से एक आता है, 10 दिन बाद एक आता है। ये ऐसे ही पड़े हैं, इसकी आप मूवी बना लें, 10 दिन बाद ऐसे ही पड़े रहेंगे, सेल नहीं है। जब से पाकिस्तान बना था बिजली की कीमत थी 12 रुपये यूनिट। जब से हमारी ये हुकूमत आई है, इन्होंने 18 रुपये यूनिट किया, फिर अब 24 रुपये, और अब 2 माह के अंदर फिर इसमें फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट से FPA कहते हैं, QTA सरचार्ज, FC सरचार्ज, इन सरचार्जेस को लगा के इसकी कीमत 27 से 28 रुपये कर दी गई। इस वक्त हम एक पावर लूम यूनिट में मौजूद हैं और यहाँ पर पावर लूम एसोसिएशन के चेयरमैन वहीद रामे साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम जानते हैं कि इस वक्त इंडस्ट्री की क्या सूरत हाल है और ये पावर लूम्स के ज़रिए से क्या बनाया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे धागे की प्रोडक्शन होती है? नहीं, ये धागे से वैल्यू ऐड करके वो कपड़ा बनाया जाता है जो पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम पहनते हैं, और ये पावरलूम्स का मकसद है कि ये पाकिस्तान के अवाम को सस्ता कपड़ा फराहम करें। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि अब इतनी ज़्यादा बिजली की कीमत हो गई है, तकरीबन 24 से 27 रुपये पर यूनिट
जो कि किसी भी इंडस्ट्री को बहुत महंगी बिजली है, मुतहम्मिल ही नहीं हो सकते इससे इतनी हाई प्राइस का। और इसके अलावा जो जान की प्राइसेस हैं वो बेइंतहा इजाफा हो चुका है, उनमें तकरीबन 25% इजाफा पिछले 3 माह में हो चुका है, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि ये इंडस्ट्री इस वक्त बेतहाशा मसाइल का शिकार है। और वो बात जो कि हुकूमत अपना बयानियाँ बना चुकी थी कि फैसलाबाद में लूम्स चल पड़ी हैं 8 साल के बाद पहली दफ़ा, और यहाँ पर लेबर शॉर्ट हो चुकी है, लेबर नहीं मिल रही। आज सूरत हाल ये है कि आपके सामने वर्कर्स भी खड़े हैं कि इनका गुजारा भी बड़ा मुश्किल है। और जिस तरह फैक्ट्रीज तेज़ी से बंद हो रही हैं, कोई भी फैक्ट्री जो है वो अपने पूरे पोटेंशियल के ऊपर वो काम नहीं कर रही, वो अपनी पूरी कैपेसिटी के ऊपर काम नहीं कर रही। कोई ना कोई फैक्ट्री है, ये इसमें भी बहुत सारी लूम्स खड़ी हैं, तो वर्कर्स बेरोज़गार हैं, जिसकी वजह से फैक्ट्री मालकान को और वर्कर्स को बेतहाशा मसाइल का सामना है। और हुकूमत जो है वो सिर्फ खोखले बयानबाजी के ऊपर है, बजाय इसके कि वो हमको स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेते हैं इसकी बेहतरी के लिए, जिस तरह वो एक्सपोर्ट को या लार्ज मैन्युफैक्चरिंग हमारी मशीन है उसके लिए वो काम कर रहे हैं, लोकल इंडस्ट्री के लिए कोई भी काम नहीं हो रहा। अच्छा, आपको आपने बताया कि 2 तरह के मसाइल दरपेश हैं। एक तो जो आप यान या धागा इस्तेमाल करें वो आपको महंगा मिल रहा है, जिसमें आपने का 25% तक इजाफा हुआ है। दूसरा, बिजली आप कह रहे हैं पर यूनिट आपको 24 से 25 रुपये मिलती है। कुछ अर्सा पहले की अगर हम बात करें तो कीमत में कितना फ़र्क था, और ये कीमत जो आज यहाँ तक पहुँची है कितने अरसे में पहुँची है? देखिए जी, पूरा जब से पाकिस्तान बना था बिजली की कीमत थी 12 रुपये यूनिट। जब से हमारी ये हुकूमत आई है इन्होंने 18 रुपये यूनिट किया, फिर अब 24 रुपये, और अब 2 माह के अंदर फिर इसमें फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट से FPA कहते हैं, QTA सरचार्ज, FC सरचार्ज, इन सरचार्जेस को लगा के इसकी कीमत 27-28 रुपये कर दी गई। हम वावेला ये मचा रहे थे अपने MNAs के साथ भी, आपके मीडिया के ज़रिए भी, कि खुदारा बिजली 24 यूनिट है, बहुत महंगी है। उन्होंने उठा के इसको 27-28 रुपये पे ले गए हैं। ये मैं समझता हूँ कि किसी इंडस्ट्री को अपनी मौत आप मारने के लिए है। 2016-17 में ये 50,000 लूम हमारी बिक गई थी, तकरीबन 20-25 हज़ार वर्कर बेरोज़गार हो गया था। तो ये हुकूमत को चाहिए कि अभी भी होश का नाखून ले, वही वक्त दोबारा आ रहा है, फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, वर्कर बेरोज़गार हो रहा है। इससे पहले कि हम अपने वर्करों समेत सड़कों पर एहतजाज करते हुए नजर आएँ, इन्हें चाहिए कि ये बड़े बेसिक मुतालबात हैं हमारे, जायज़ मुतालबात है बिजली की कीमत के ऊपर। सारे पाकिस्तान में जो बिजली चोरी होती है, जो इनकी नाअहली की वजह से लाइन लॉसेज होते हैं, वो सारे का सारा बिल ये हमारा खून निचोड़ कर लेते हैं। तो इसको जो गैर ज़रूरी सरचार्जेज़ हैं खुदारा उनको ख़त्म करें, बिजली की कीमत 18 रुपये यूनिट तक लाएँ, जिससे हमारे अंदर एक दोबारा नई जान पड़ेगी। वरना ये इंडस्ट्री अब बंद होने से कोई नहीं रोक सकता, इसको एक्सपोर्ट की तरह हमारी लोकल इंडस्ट्री को मुराद दें। जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री आज हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह किन हालात में काम कर रही है, किन मुश्किलात का उनको सामना है। पावर लूम्स आपको दिखाई हमने, जहाँ पर कपड़ा बनता है, पहले धागा बनता है, फिर कपड़ा बनता है, फिर वो डाइंग के लिए जाता है, फिर प्रिंटिंग के लिए जाता है, और सादा कपड़ा जो होता है वो एम्ब्रॉयडरी के लिए आता है। इस वक्त हम एम्ब्रॉयडरी वाले यूनिट में मौजूद हैं और हमारे साथ राना अब्दुल गफूर साहब मौजूद हैं, जो कि एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन के चेयरपर्सन भी हैं। इनका भी ये कहना है कि इन्हें बहुत सी मुश्किलात का सामना है, चीज़ें बहुत महंगी हो गई हैं और प्रोडक्शन उस तरह से नहीं हो रही जैसे पहले होती थी। इनसे पूछते हैं कि अभी क्या वजूहात है जिसकी बिना पर ये इतना ज़्यादा इंडस्ट्री सफ़र करी है, और दूसरा क्या क्या चीज़ें महंगी हो गई। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। जी मैम, अगर आप SMEs की बात करें तो एम्ब्रॉयडरी जो है सेक्टर, ये इसका सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है। सही। पूरे पाकिस्तान में अगर आप कॉटेज इंडस्ट्री की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले एम्ब्रॉयडरी का नाम आता है। लेकिन इस गवर्नमेंट के आते ही ना सिर्फ हमारा सेक्टर बल्कि जितने भी लोकल इंडस्ट्री हैं वो बिल्कुल तबाह हाल हो गए हैं। उसकी वजह ये है कि एक तो डॉलर जो है वो इनके कंट्रोल में नहीं आ रहा, दूसरा जो है जितनी भी रॉ मटेरियल हमें देने वाली हैं, सिर्फ 6 ऐसी कंपनियां हैं जो हमें रॉ मटेरियल देती हैं, वो सारी अपनी मनमानी कर रही हैं। पिछले दिनों हमने जो धागे की रिपोर्ट्स करवाई हैं, लैब करवाई हैं, छोटी कोन जो हमारी होती है वो 3000 यार्ड की, और पैसे भी वो हमें 3000 यार्ड के कह के ले रहे हैं। लेकिन 1-2 कंपनियों के अलावा किसी का खजाना जो वो पूरा नहीं निकला। ये 2 तरह से हमें लूट रहे हैं। एक तो ये पिछले तकरीबन 1.5-2 माह से 13 रुपये वो छोटी सी कोन का इन्होंने डॉलर फ्लक्चुएशन और फ्रेट का बहाना करके उसका रेट बढ़ाया। दूसरी जो अहम चीज़ है इसकी बदहाली का सबसे बड़ी वजह ये है कि गवर्नमेंट का कोई भी नुमाइंदा जो है वो इसके बारे में सोचने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। जिस तरह के आप देख लें, हमारी रज़ाक दाऊद साहब से और सबसे 1-to-1 मुलाकात भी हो चुकी है, हमने उनको अपनी प्रॉब्लम्स भी बताई हैं।
गवर्नमेंट अभी जो है वो एसएमईज़ के बारे में एक टेक्सटाइल पॉलिसी बनाने का अनाउंसमेंट करने का नेक्स्ट वीक में जा रही है। अच्छा। लेकिन बदकिस्मती ये है कि उसका फेल होने का मैं पहले से ही आपको बता देता हूँ। उसकी रीज़न ये है कि इन्होंने किसी भी एसएमईज़ के स्टेक होल्डर को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, उनको बुलवाया नहीं है, उनसे उनकी प्रॉब्लम नहीं पूछी। अगर बंद कमरों में बैठ के इसी तरह की पॉलिसियाँ बनाएंगी तो वो फिर कभी भी कामयाब नहीं हो सकती। आप कह रहे हैं कि आप में से किसी को नहीं बुलाया गया, कोई स्टेक होल्डर वहाँ पर नहीं था, तो थे कौन लोग? वही उनके जो साथ बैठे हुए हैं, उनके मशीर वज़ीर हैं, वही बैठ के वहाँ पे चीज़ों को फाइनलाइज कर लेते हैं और उनको ये पता ही नहीं है कि हमारे सेक्टर को इस टाइम क्या प्रॉब्लम है। मैं अपनी बात बताता हूँ, मैं 21 साल से इस सेक्टर के साथ वाबस्ता हूँ। 2000 से ऑनवर्ड अभी तक इससे वाबस्ता हूँ। मेरे पास 20 मशीनें थी जो अब बेच के हम अपने मज़दूरों को सैलरियाँ पूरी करने के लिए और बाकी सारे मामला चलाने के लिए मेरे पास सिर्फ 6 मशीनें रह गई हैं। 30,000 मशीन जो है वो इस रीजन में थी हमारे एम्ब्रॉयडरी की। ये पिछले 6 माह में तकरीबन उसमें से 9,000 मशीन जो है ना वो कबाड़ खाने की नज़र हो गई है या लोग बेच के इस काम को छोड़ चुके हैं। ये देखें कि इतनी अफसोसनाक सूरत हाल है। 80% हमारा सेक्टर जो वो इस वक्त बंद पड़ा हुआ है और किसी भी हुकूमती नुमाइंदे का या हुकूमत के कान पे जूं तक नहीं रही। उन्होंने आके हमसे पूछा नहीं है। मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जो स्टैंडिंग कमेटी है उसका भी चेयरमैन हूँ। हमने बारहा वहाँ से लेटर लिखे हैं मुतल्लिका मिनिस्ट्रियों को, सबको अपनी प्रॉब्लम्स बताई हैं, लेकिन कोई बंदा भी जो है ना वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। हमें किसी किस्म की रायत या जिस तरह दूसरे एक्सपोर्टर्स को बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो नहीं मिल रहे। उसकी रीज़न ये बताते हैं कि आप लोग सेल टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं हैं। हालांकि हमारी एसोसिएशन जो है ये पिछले 4 साल से जब ये गवर्नमेंट आई है हम खुद इनसे कह रहे हैं कि हमें जो है वो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड करें, लेकिन हमारी टैक्स चेन मुकम्मल करें। फ़र्ज़ करें हम अगर सेल टैक्स में रजिस्टर्ड हो जाते हैं, हमारी टैक्स चेन मुकम्मल नहीं है, तो हम इनवाइस बना के किसको देंगे? ये इनसे लास्ट टाइम भी मैंने यही रिक्वेस्ट की है कि हमें फौरी तौर पे सेल टैक्स में रजिस्टर्ड करें, लेकिन ताकि हम वो बेनिफिट्स ले सकें। बिजली के रेट की बात कर लें, हमें 32 रुपये यूनिट मिल रहा है। लोग सारी दुनिया में पिछले दिनों जो है ये वज़ीर-ए-आज़म के साथ काज़ाकिस्तान और इन स्टेट में एक वफ़द गया था, वहाँ पे 4.5 सेंट टेक्सटाइल को बिजली मिल रही है और मैं अपने सेक्टर की बात कर रहा हूँ, हमें 18 सेंट पे बिजली मिल रही है। तो उससे हमारी जो पैदावारी लागत है वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि हम वो काम कर रहे हैं और आगे बाइंग पावर बिल्कुल लोगों में नहीं है। लोगों की इस टाइम जो सूरत हाल है वो सबसे पहले अपना रोटी पानी पूरा नहीं कर सक रहे, कपड़े तो बड़ी बात की बात आती है। इस वक्त हम फैक्ट्री के उस हिस्से में मौजूद हैं जहां पर ये एम्ब्रॉयडरी होने के बाद कपड़ा आता है, कनेक्टेड होता है धागों से, इधर उधर धागे लगे होते हैं, उसको ख़वातीन इस तरह से अलग कर देती हैं और ज़्यादातर ये काम ख़वातीन करती हैं और घर के लिए भी एक हेल्प हो जाती है अगर घर की खातून भी काम कर रही है। तो इनसे हम बात करते हैं कि पहले कितनी तादाद में यहाँ ख़वातीन थीं, अब ये कम हो गई हैं, इनकी दिहाड़ी कम हुई है, कौन सी ऐसी मुश्किलात हैं जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर आने वाले बहरान के बायस इनको सामना करना पड़ा है, उनका इंतजाम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक। कब से आप ये काम करती हैं? ਅਸੀਂ 5-6 साल हो गए हैं, ਅਸੀਂ मेहनत कर रहे हैं, पर हम जो ना महंगाई ज़्यादा हो गई है, हमारा गुजारा नहीं हो रहा है। ਅਸੀਂ सुबह को 8 बजे आए, शाम को 5-7 बजे 8 बजे जा रहे हैं। ਅਸੀਂ जो है ना कह रहे हैं तो तनख्वाह वधन, तो मियाँ मालक भी कह रहा है तो तनख्वाह नहीं वधन गया, जितनी देर तक धागा घट नहीं हो रहा है, महंगाई हो। अभी ये इसको तोड़ना आसान काम नहीं है, सबको पता होगा, आपके हाथ छिल गए हैं, जख्मी हो जाते हैं। मेहनत थोड़ी है तो बाकी महंगाई ज़्यादा है, हमारा गुजारा नहीं हो रहा है। अभी आपको एक दिन के कितने पैसे मिलते हैं? एक दिन की 300 दिहाड़ी मिल रही है। और आप कह रही हैं कि सुबह आते हैं और शाम को 7 बजे जाते हैं। मेहनत थोड़ी है, मेहनत 300 से उतने नहीं हो रही है तनख्वाह। 9,000 तनख्वाह हो। 8-9 घंटे काम करके 9,000 रुपये तनख्वाह लेना, उसमें कैसे घर चलता है? नहीं चलता है घर, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, मजबूर हो गए हैं सारे घर दी। दो जो 3 औरतें सारी यहाँ आके मेहनत करते हैं ना, तहाँ गुजारा हो रहा है।
तो आपके साथ पहले और ख़वातीन भी काम कर रही और ज़्यादा सी हुण कोई आ रही है, कोई नहीं आ रही है, कहती तनख्वाह बता हमारी। मेरी रज़ाक दाऊद साहब से मिनिस्टर कॉमर्स इस्लामाबाद में बड़ी डिटेल गुफ्तगू हुई है। उनको मैंने 2 चीज़ें कही हैं कि अगर आप टेक्सटाइल को संभाला देना चाहते हैं तो यान और कॉटन की एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगाई जाए। फैसलाबाद में हमने मुख्तलिफ़ जगह का आपको विज़िट दिखाया, हमने लोगों से बातचीत की, जो दुकानों के मालिकान थे उनसे बात की, सनतकारों से बात की, टेक्सटाइल इंडस्ट्री से वाबस्ता मज़दूरों से बात की। सबका ये कहना था कि ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री जो एकदम से तनज़्ज़ुली का शिकार होती चली जा रही है, उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि हुकूमत पॉलिसीज़ उस तरह से नहीं बनाती जिस तरह से ज़रूरत है, चीज़ों को उस तरह से मॉनिटर नहीं किया जाता, कीमतों का तयन करने में स्टेक होल्डर्स को शामिल नहीं किया जाता, हमारे मसाइल को सुना नहीं जाता। इस सब पर बात करने के लिए हम इस वक्त मौजूद हैं आतिफ मुनीर साहब के साथ, जो कि प्रेसिडेंट हैं चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, और इनका बड़ा गहरा ताल्लुक़ होता है गवर्नमेंट और इंडस्ट्री से। जो वाबस्ता लोग हैं उनके दरमियान उनके मसाइल को हल कराने के लिए आवाज़ भी उठाते हैं। इनसे हम जानते हैं कि इस इंडस्ट्री के मसाइल यकीनी तौर पर इन तक पहुँचे होंगे, गवर्नमेंट तक जब ये जाते हैं तो वहाँ से क्या जवाब मिलता है और इस वक्त सूरत हाल कैसी है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप यहीं के रहने वाले हैं, आपको यहाँ के लोगों के मसाइल का ज़्यादा इदराक है। ख़ास तौर पे जो जिस इंडस्ट्री की मैं बात कर रही हूँ वो तो यहाँ की बड़ी इंडस्ट्री है जो कि मुल्क को भी रेवेन्यू कमा के दे रही है, लेकिन उसका ये हाल हो गया है, देख के बड़ा अफसोस हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले आपका और आपकी समा की पूरी टीम का शुक्रिया अदा करूँगा कि एक अहम मसले पर उसने एक प्रोग्राम किया, लोगों की, इंडस्ट्रियलिस्ट की राय ली कि इंडस्ट्री किन हालात से गुज़र रही है। देखिए, जब से PTI गवर्नमेंट आई है इसने कोशिश की है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर खुसूसी तवज्जो दी जाए और जो बंद इंडस्ट्री पड़ी थी उसको चलाने में भी इस गवर्नमेंट ने अपना किरदार अदा किया है। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि हमारे एक्सपोर्टर के अरबों रुपए के जो रिफंड्स थे वो 12 साल से रुके हुए थे। लास्ट गवर्नमेंट के दोनों टेनोर में वो रिफ़ंड नहीं निकल सके थे और इस गवर्नमेंट को मैं ये क्रेडिट ज़रूर दूंगा कि 350 अरब रुपए के जो रिफ़ंड्स हैं जो कि 11 साल से रुके हुए थे इस गवर्नमेंट ने दिए हैं ताकि इस इंडस्ट्री में जान आ सके और उस पैसे से इंडस्ट्री चल सके। जहाँ तक आप इंडस्ट्री को आप 2 शोबों में उसका कैटेगराइज करें, एक है लोकल इंडस्ट्री, एक है एक्सपोर्ट इंडस्ट्री। अब कोविड पे अगर बात करें तो जहाँ पर दुनिया की इकॉनमी मईशत मर गई थी, रह गई थी, वहाँ पर लकीली इस गवर्नमेंट की पॉलिसी से ये हुआ है कि स्मार्ट लॉकडाउन की जो पॉलिसी थी, ना कि उसे पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनली तौर पर उसे अप्रिशिएट किया गया है ताकि हमारा मुल्क देखें ये कर्ज़ों में गिरा हुआ मुल्क है और इसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इकॉनमी नहीं है, तो हम मुकम्मल लॉकडाउन को अफोर्ड नहीं करते थे। तो ये जो स्मार्ट लॉकडाउन है इसने हमारी इंडस्ट्री को संभाला है और हमारे पास क्योंकि चाइना, वियतनाम, बांग्लादेश और इंडिया की इंडस्ट्री बंद पड़ी थी उस वजह से हमें ऑर्डर्स भी मिले हैं। जहाँ तक एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है वो माशाल्लाह हमारी अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी है। गवर्नमेंट ने जो टोटल हमारी एक्सपोर्ट है, गवर्नमेंट का टारगेट है कि 20 अरब डॉलर इस साल हम सिर्फ टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट पे जाएं और वो अल्हम्दुलिल्लाह हमें होता भी नज़र आ रहा है। उसकी गैस और बिजली एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को सब्सिडाइज रेट पे दी जा रही है। जो एक्सपोर्टर के रिफ़ंड हैं वो इलेक्ट्रॉनिक बड़ी तेज़ी से मिल रहे हैं और इस वक्त जो प्रॉब्लम्स है अगर उस पर हम बात की जाए, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ पे बात की जाए, मेरे मुतल्लक टेक्सटाइल के मुतल्लक या आपके मीडिया के मुतल्लक पॉलिसी बन रही है तो हम और आप स्टेक होल्डर हैं, हमें इन्वॉल्व होना चाहिए। ये चीज़ें चैम्बर्स ने, एसोसिएशंस ने गवर्नमेंट को बॉदर कराई हैं कि आप हमारी पॉलिसी बना रहे हैं, हमें ऑन बोर्ड करें, इसके बगैर आप हमारी पॉलिसी ना बनाएं। बिल्कुल ठीक है। इससे पहले कि मज़ीद थोड़ा सा आगे हम तफसील में जाएं, कुछ पिछली ऐसी चीज़ें जिन पर मैं बात करना चाहूँगी। बिल्कुल ये क्रेडिट जाता है इस गवर्नमेंट को कि उसने काफ़ी अरसे से बंद इस इंडस्ट्री को एक दफ़ा फिर पैरों पे खड़ा किया, बहुत से वादे किए, सब्सिडाइज रेट दिए उस वक्त बिजली के भी, गैस के भी, लेकिन 6 महीने गुजरने के बाद, जबकि कोविड अभी शुरू नहीं हुआ था,
वो सब्सिडी ख़त्म हो गई, पर यूनिट रेट बढ़ गया, आपको भी अंदाज़ा है गैस का भी, जिसकी वजह से दोबारा से सफ़र किया इंडस्ट्रियलिस्ट ने। उसके बाद फिर ज़ाहिर है कोविड की सिचुएशन आ गई। ये बात भी आपकी ठीक है कि एक्सपोर्ट को बढ़ाने की कोशिश की गई, लेकिन एक दफ़ा फिर से अब वो एक्सपोर्ट वापस आ रही है, क्योंकि अब चाइना में प्रोडक्शन शुरू हो गई, वियतनाम में भी, इंडिया में भी। और आपको पता है यार्न की जो बाहर हम एक्सपोर्ट कर रहे थे उसमें पाकिस्तान लीडिंग कंट्रीज़ में था। अब डॉलर की प्राइस बढ़ने से जो रॉ मटेरियल है वो भी महंगा हो गया, वो फिर से हम हाई प्राइस की तरफ जा रहे हैं और हमारी एक्सपोर्ट कम होती चली जा रही है, तो मसाइल फिर उसी तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए, जहाँ पे गारमेंट्स की बात है, जो गारमेंट्स एक्सपोर्ट है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम आज भी चाइना से चीप हैं। हमारी बड़ी अच्छी ऑर्डर्स हैं हमारे पास। एक्सपोर्टर इस वक्त तो बहुत खुश भी है, मगर ये सिर्फ एक सेगमेंट है। अगर उसका दूसरा है वो हमारी है लोकल टेक्सटाइल इंडस्ट्री। और जो मैं स्पेशली फैसलाबाद की बात करूँगा कि जो लोकल फैब्रिक्स है उसकी डिमांड को पूरे पाकिस्तान की को 80% फैसलाबाद फुलफ़िल कर रहा है। अभी जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है कि लोकल टेक्सटाइल सेक्टर को सब्सिडाइज बिजली और सब्सिडाइज गैस नहीं देनी, ये बहुत उनके लिए ये बहुत उनके लिए ना चलने वाली पोजीशन है। देखिए, जो इस वक्त फैसलाबाद की लोकल इंडस्ट्री है और एसएमई इंडस्ट्री है, ये बहुत मुश्किल से सरवाइव कर रही है। मैं आपको क्लियरली बता दूं, अगर इनकी सब्सिडाइज बिजली और गैस गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दी तो ये नहीं चलेगी। और जो यान की आपने बात की है, जो यान की बात की है, कुछ चीज़ें लकीली इस मुल्क को अच्छी मिल रही हैं। इस दफ़ा हमारी जो कॉटन की क्रॉप है वो बड़ी बम्पर क्रॉप हुई है, और उसमें ये नहीं है कि 15, 20 या 25% हमने ज़्यादा क्रॉप ली है। तकरीबन हमने 70% प्लस लास्ट ईयर से ज़्यादा कॉटन हमने इस दफ़ा प्रोड्यूस की है और बड़ी अच्छी क्वालिटी की है। मगर उसके बावजूद एक्सपोर्ट के लिए हमें तकरीबन जो 40 to 50% कॉटन या यान इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इस सिलसिला में मेरी रज़ाक दाऊद साहब से, मिनिस्टर कॉमर्स इस्लामाबाद में बड़ी डिटेल गुफ्तगू हुई है। उनको मैंने 2 चीज़ें कही हैं कि अगर आप टेक्सटाइल को संभाला देना चाहते हैं तो यान और कॉटन की एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगाई जाए, ताकि पहले हमारी मुल्क की ज़रूरत पूरी हो, और दूसरा जो हमें अपनी ज़रूरत से ज़्यादा यान इंपोर्ट करना पड़ता है। गवर्नमेंट ने एक अच्छा काम ये किया था कि इंपोर्ट पर ड्यूटी 10% थी, जिसे 5% किया। अब हमारी डिमांड ये है कि इसे ज़ीरो की जाए, ताकि हम वैल्यू एडेड इंडस्ट्री को चला सके, यान इंपोर्ट करके इस पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को बेहतर कर सके। इसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूं, गवर्नमेंट और हमारा ये फोकस है कि वैल्यू एडेड इंडस्ट्री को चलाएं। देखिए, हमने जो डिमांड कॉटन या यान एक्सपोर्ट बैन करने की है, उसकी क्या रीज़न है कि हम अगर अपना रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कर देंगे तो हम उससे $100 कमाएंगे। अगर हम उसे वैल्यू एडेड में लेके आते हैं तो उसका क्या होगा कि जब हम उसे वैल्यू एडेड में लाएंगे तो उनके साथ उनसे जुड़ी अलाइड इंडस्ट्रीज़ भी चलेंगी, यहाँ पर हम जॉब क्रिएट भी करेंगे, रोज़गार के मौके भी बढ़ेंगे, और वो $100 को $1100 से $1500 पे हम लेके जाएंगे। आज के प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री है जिसके बहुत से यूनिट्स हैं, ये मुख्तलिफ मराहिल में काम करती है। वहाँ पर आपने देखा कि जहाँ 100 मशीनें होती थीं वहाँ पर अब वो 30% भी नहीं रह गई। जहाँ पर 200 के करीब एम्प्लॉइज़ होते थे वो अब चंद गिनती के वहाँ पर लोग काम कर रहे हैं। इस तरह से एम्प्लॉयमेंट के चांसेस कम हो गए हैं, लोगों की डेली वेज कम हो गई है, लोगों के पास रोज़गार कमाने के मौके कम हो गए हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट पर बोझ बढ़ता जा रहा है क्योंकि सब्सिडी उनको नहीं मिल रही, तो वो अपनी प्रोडक्शन यूनिट्स को बंद करने की तरफ आ गए हैं। उसकी वजह यह है कि जिस रॉ मटेरियल की पाकिस्तान को ज़रूरत है उसको एक्सपोर्ट बढ़ाने के चक्कर में जब एक्सपोर्ट कर दिया जाता है तो यहाँ चीज़ों की प्राइसेस हाई हो जाती हैं। जब रॉ मटेरियल महंगा मिलता है
तो एंड प्रोडक्ट महंगी मिलती है, जब वो महंगी होगी तो कंज्यूमर उसको ख़रीदेगा नहीं और इस तरह इंडस्ट्री तनज़्ज़ुली का शिकार होगी। तो जैसे कि आतिफ साहब ने भी कहा कि बहुत सी तजवीज़ हैं जो हुकूमत को दी जा रही हैं, सबसे बड़ी ज़रूरत इस बात की है कि स्टेक होल्डर्स को शामिल किया जाए मीटिंग्स में ताकि वो अपने मसाइल को बताएं। हुकूमत को इन चीज़ों का बड़ी अच्छी तरह से इदराक है और अशद ज़रूरत है कि फ़ौरी तौर पर इस पर पॉलिसी साजी की जाए, वरना दोबारा ऐसा ही खदशा दिखाई दे रहा है कि वो इंडस्ट्री जिसको 8 साल बाद अपने पैरों पर खड़ा किया गया था वो एक मरतबा फिर कहीं गिर ना जाए। इसी के साथ टीम अवाम की आवाज़ और अपनी मेज़बान फराइक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।